हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपके फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी हिंदी की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2। तो आपकी फिफ्थ क्लास की हिंदी की जो न्यू बुक है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर फर्स्ट एक पोयम थी जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 2 और इस चैप्टर का नाम है न्याय की कुर्सी। न्याय क्या होता है? न्याय होता है किसी के साथ मतलब जो भी भेदभाव ना करना, ठीक है, उसको न्याय दिलाना, यानी कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको फाइंड आउट करना कि क्या गलत है और उसको न्याय दिलवाना। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं कि देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या दिया हुआ है। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। कहाँ की बात हो रही है? उज्जैन की। उसकी एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी, ऐतिहासिक क्या होता है? जो इतिहास से जो चली आ रही है, मतलब बहुत पुरानी है। वहां पे क्या था? एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। टीले क्या होते हैं? टीले होते हैं जब मिट्टी के जो बड़े बड़े से ऊंचे से पहाड़ से बन जाते हैं ना, पहाड़ भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा ऊंचा सा ढेर सा बन जाता है मिट्टी का, उसे कहते हैं हम टीले। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। झुंड यानी कि लड़के, बहुत सारे लड़के थे ग्रुप में इकट्ठे होकर, तो वहाँ खेल रहे थे। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। एक लड़का आया भाग के और वो जो मिट्टी का ऊंचा सा ढेर था ना, उस पे चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। अब वो बच्चा भाग कर आया तो एकदम से उसे ठोकर लग गई। अब उसने देखा कि मुझे ठोकर किससे लगी, तो उसे कोई चीज ही नहीं दिखी। वहां पे एक बड़ा सा चिकना पत्थर दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। शिला क्या होता है? वही पत्थर का टुकड़ा। तो वो अपने जाके दोस्तों को बुला के लाता है और कहता है ये पत्थर का टुकड़ा दिखाता है उन्हें। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। अब सब लोगों को बुला के लेकर आता है अपने दोस्तों को और फिर खुद जाकर उस शिला पे बैठ जाता है, उस पत्थर पे बैठ जाता है और क्या कहता है, ये है मेरा सिंहासन और तुम सब क्या हो? मेरे दरबारी हो। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूंगा। फरियाद यानी कि जो रिक्वेस्ट होती है, कुछ कोई भी चीज हो, किसी का न्याय दिलवाना हो, तो वो फरियाद लेकर आप आओ और मैं आपका क्या करूंगा? फैसला करूंगा। मैं देखूंगा कौन बड़ा है, दोनों की बात सुनूंगा। दूसरे लड़कों को ये खेल पसंद आया। अब सब बच्चों को ये खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। तो अब वो तो खेलने लगे, तो वो एक एक करके आते और कोई भी अपनी इमेजिनेशन से कोई भी एक स्टोरी बनाते और वो फरियाद सुनाने लग जाते। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। तो जैसे कि अगर पुराने ज़माने की हम बात करें तो पहले जो कुछ भी अगर गांव वालों में कुछ भी लड़ाई हो जाती थी किसी भी चीज़ को लेके, तो वो अपनी जो भी समस्या थी कहाँ लेके जाते थे? राजा के पास लेके जाते थे। राजा दोनों पक्षों की जो बात सुनते थे, जो उनमें से ठीक होता था तो फैसला सुनाते थे कि कैसे क्या सिचुएशन हैंडल करनी है, तो वो बता देते थे कैसे तरीके से वो निर्णय लेते थे राजा। आजकल क्या होता है? आजकल जज वगैरह बैठते हैं, है ना? तो वही पहले राजा वाजा बैठते थे, तो उनके बारे में स्टोरी दे रखी है। तो वो राजा बना हुआ था वो लड़का। सब लोग इस तरीके से गेम खेल रहे थे कि वो सवाल करता है और वो फैसला सुनाते हैं। आगे देखो, इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज यही खेल खेलने लगे। अब सब बच्चों को इतना मजा आने लगे वो खेल खेलने में कि सब आके रोज वही खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। इस तरीके से रोज ये गेम खेलने लगे। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति क्या होती है? कोई पावर है जो भगवान की दी हुई पावर है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छे तरीके से न्याय तो नहीं कर सकता, इतने अच्छे से किसी का फैसला भी नहीं सुना सकता। लेकिन सब क्या कहने लगे, ये इसमें जो न्याय बुद्धि है बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, सब ये बोलने लगे। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। अब गांव में जो लोग रह रहे थे ना, उनमें एक दिन असली में दो आदमियों में झगड़ा हो गया जमीन को लेकर। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वह राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। अब क्या था, वो जो दोनों आदमी थे जमीन के लिए लड़ रहे थे, वो अपनी समस्या को लेकर वहां के जो राजा थे वहां नहीं गए,
जो ये बच्चे गेम खेल रहे थे ना, उसमें जो लड़का टिले पर बैठा था उसके पास गए अपनी समस्या लेकर। लड़के ने बड़ी गंभीरता से किसानों के बयान सुने। अब उस लड़के ने क्या करा, दोनों पक्षों की बात सुनी, दोनों आदमी थे, किस क्यों लड़ रहे थे, दोनों की बात सुनी। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। उसके बाद उसने अपना फैसला सुनाया। अब दोनों किसान दंग रह गए, है दंग रहना यानी कि हैरान रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। अब क्या होता था, कोई भी समस्या होती थी तो जहाँ वो जो लोग रहते थे वहाँ पे, वो राजा के पास न जाकर इस बच्चे के पास आने लगे कि हमारे पास ये समस्या, इसका सुझाव दो। राजा के दरबार में कोई न जाता, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो। संतोष यानी कि भाई उन्हें समस्या ना हुई हो किसी चीज़ की, मतलब वो मान जाते थे कि भाई इसने जो फैसला सुनाया बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऐसे भी नहीं करते थे कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, संतोष हो जाता था सबको। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। अब राजा को पता लगा कि एक जो लड़का है वो सारे फैसले सुना देता है, वही लोगों की समस्या हल कर देता है। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि ऐसा कौन सा लड़का आ गया जो लोग उसकी बातें सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि वे अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। छोकरे यानी कि लड़के, कि उस लड़के की ये मजाल, इतनी हिम्मत, मजाल यानी कि इतनी हिम्मत कि वो मुझसे अच्छा न्याय करता है। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। तो राजा कहता है इनसे सुनी उनी बातों पे मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं खुद जाकर देखूंगा वो कौन सा बच्चा है। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। लाव लश्कर क्या होते हैं, जब राजा महाराजा पहले चलते थे ना, तो अपने साथ उनके हाथी, घोड़े, मंत्री, सिपाही और जो उनके पास औजार वगैरह होते थे वो सब लेके चलते थे। तो उसे कह रही कि वो लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित रह गया। स्तंभित यानी कि वो आश्चर्यचकित रह गया, वहीं खड़ा रह गया। उसने अपनी मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है कि भाई ये जो छोटा बच्चा है जो न्याय कर रहा है सच में बहुत इंटेलिजेंट है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों की लोहा मानना पड़ेगा। यानी कि लोहा मानना क्या है, आपका एक मुहावरा है कि सबको हारना पड़ेगा इसके सामने। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है, इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। तो वहां पे एक राजा के साथ जो भी सिपाही थे उनमें से एक ने बताया कि महाराज ये वो लड़का नहीं है जो रोज न्याय करता है, वो तो उसकी जो तबीयत खराब है वो तो अपने घर पे है, ये तो कोई दूसरा लड़का यहाँ बैठा है। ये तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब राजा कहता है अच्छा, तो इस कुर्सी पे ही बैठ के जो है न्याय, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, तो इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, चलो मैं इसकी जांच करूंगा, इसको देखूंगा। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में सब लोगों को बुलाया गया यहाँ पे इस कुर्सी की जांच कराने के लिए। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। अब वहां पे खुदाई की गई। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। तो वो जो पत्थर लग रहा था ना, उसके ऊपर अंदर जब उसे खोद के निकाला गया तो उसमें क्या निकला, एक बहुत अच्छा सिंहासन निकला। सिंहासन क्या था आप देख रहे हो, इस तरीके की ये जो चेयर होती थी ना, पहले राजा महाराजा बैठते थे, ये बहुत सुंदर डेकोरेटेड होती है, ठीक है। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। खुदी हुई यानी कि इस तरीके से उस पर पिक्चर्स ही बनी हुई थी मूर्तियों की। उसके चारों पांव पर 4 देवदूतों की मूर्ति बनी हुई थी। पाए क्या होते हैं, चेयर की, ये जो है ना चेयर के जो पैर से हैं वो। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। तो वो जो विद्वान लोग आए उन्होंने जांच वगैरह की तो कहा ये सिंहासन कोई आम सिंहासन नहीं है, ये तो महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा मैं इस पर बैठ के अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अब राजा ने कहा यह सिंहासन तो मेरे इलाके में, मेरे नगर में निकला है, तो ये सिंहासन का यहाँ पे क्या काम, इसे उठाकर मेरे राज दरबार में लेके चलो, मैं बैठूंगा इस पर और वहां पे लोगों की फरियाद सुनूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। भाई सिंहासन राज दरबार में रख दिया, वो राज दरबार में आया, सिंहासन पे बैठने को चला।
वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर इसी प्रकार आवाज सुनाई दी, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही थी। तो मूर्ति जो बनी हुई थी ना सिंहासन के पैर पे, वो मूर्ति बोलने लगी। अब देखो मूर्ति ने क्या कहा। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने की योग्य हो? योग्य यानी कि सिंहासन में बैठने के लायक हो? क्या तुम में इतनी योग्यता है कि तुम इस पे बैठ सकते हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी कोई चोरी नहीं की? अब राजा सोच में पड़ जाता है। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। लज्जा यानी कि शर्म से सर झुका लिया। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। अब राजा को अपनी एक भूल बात समझ में आई। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो, मूर्ति ने कहा। मूर्ति ने कहा, अच्छा तो तुमने ऐसा करा, ये तो भाई पाप है, तो तुम इस पे बैठने की योग्य नहीं हो। तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। तो मूर्ति कहती है तुमको 3 दिन तक क्या करना होगा? प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। इतना कहकर वो मूर्ति वहां से कहाँ चली गई? आकाश में। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया। क्या करा उसने? प्रायश्चित करने के नाम पे क्या करा? उपवास यानी कि व्रत किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा तो दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। अब वहां पे जो दूसरी मूर्ति थी वो बोलने लगी कि भाई तुम क्या विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला, कि हर बार तुम सच बोलते हो? अब राजा शक पकाया यानी कि वो थोड़ा सोच में पड़ गया, हैरान हो गया फिर से। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। अब राजा सोच में पड़ गया कि ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, झूठ भी बोला है भाई मैंने तो। राजा फिर से पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? अब भाई तीसरी मूर्ति आ गई। तीसरी मूर्ति क्या बोली, चलो ठीक है तुमने झूठ नहीं बोला और उसके लिए तुमने प्रायश्चित भी कर लिया अगले 3 दिन तक। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? अब राजा फिर से पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर कहाँ उड़ गई? आकाश में। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर फिर से लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वो भोले भाले थे। अब चौथी मूर्ति क्या कहती है, रुक जाओ, अभी सिंहासन पे बैठने से पहले जो लड़के यहाँ पे बैठते थे ना इस पे सिंहासन पे, वो कैसे थे? भोले भाले थे, नादान थे, नासमझ थे। उनके मन में कलुष नहीं था। कलुष यानी कि कोई ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी झूठ बोला हो, मार पिटाई करी है। वो अच्छे मन के भोले वाले बच्चे थे। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। कहता है अगर तुम भी भाई अच्छे हो, निर्मल हो, साफ सुथरे हो, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, सच बोलते हो, सच्चाई की राह पे चलते हो, अगर तुम योग्य हो तो इस सिंहासन पे तुम बैठ सकते हो। अब राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन में कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैं राजा हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। अब राजा क्या कहता है कि मुझसे ज्यादा बलवान, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान कौन होगा? मैं तो राजा हूँ, मेरे अंदर तो सारे गुण हैं। मैं इस सिंहासन पे नहीं बैठूंगा तो और कौन बैठेगा? ऐसा कहते ही क्या होता है, अब देख रहे हो आप पिक्चर में। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। अब ऐसा कहते ही वो राजा क्या होता है, एकदम पैर इतनी जल्दी जल्दी बढ़ा के उसकी तरफ जाता है अपने दृढ़ कदमों के साथ। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। तो चौथी मूर्ति क्या करती है, अब सिंहासन को भी अपने साथ आकाश में ले जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा था उसमें क्या था, अहंकार था। देखो उसने हर बार 3 बार उपवास किया, व्रत रखा, लेकिन लास्ट में उसने क्या बात की, मैं तो धनवान हूँ, मैं तो राजा हूँ। तो ये बात क्या थी उसमें, ये बात उसमें घमंड दिखा रही थी। लेकिन और उस चौथी मूर्ति ने क्या कहा था, जो बच्चे इस पे बैठते वो घमंडी नहीं होते, मन के भोले वाले थे, साफ निर्मल बच्चे थे, सबका ध्यान रखने वाले थे, ना समझ थे, नादान थे, ऐसे बच्चे बैठते थे।
तो उसकी जो घमंड वाली राष्ट्र की बातें सुनकर चौथी मूर्ति क्या करती है, खुद भी उड़ जाती है और सिंहासन को भी आकाश में लेकर उड़ जाती है। ठीक है, तो देखो ये आपकी अच्छी सी कहानी है, कितनी बढ़िया कहानी है, आप फिर से पढ़िएगा। ये कहानी लिखी है आपकी लीलावती भागवत जी ने, आप खुद पढ़ना है इसमें कहानी में। ठीक है, अब इसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं बातचीत के लिए। प्रश्न पहला है, आपका प्रिय खेल कौन सा है, आप उसे कैसे खेलते हैं। तो आपको अपने फेवरेट गेम के बारे में बताना है और आप उसे खेलते कैसे वो भी प्रोसेस आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे एक खेल लिया है, हमारा प्रिय खेल लूडो है। लूडो एक बोर्ड पर खेले जाने वाला खेल है जिसमें निर्धारित रंग व खाने होते हैं। आजकल लूडो मोबाइल में भी उपलब्ध है। इस खेल में कम से कम 2 खिलाड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने? ज़्यादा से ज़्यादा 4 होते हैं। इसे हम अपने बहन भाई माता पिता के साथ खेलते हैं। इसमें अलग अलग रंग की 4 गोटियां होती हैं और पासे में आए अंकों के अनुसार इन्हें आगे बढ़ाते हैं। जिसकी 4 गोटियां पहले घर में पहुंच जाती हैं वही विजेता होता है, यानी कि वही विनर होता है। तो हमने गेम के बारे में लिखा है लूडो के गेम। आपको जो गेम पसंद है आप उसके बारे में बताएंगे और कैसे खेलते हैं वो भी आप बता सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है, अपना अनुभव साझा कीजिए। तो कोई आपके पास समस्या आई हो और उसका समाधान आपने किया हो, उसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने यहाँ लिखा है, हाँ मेरा अनुभव कुछ इस प्रकार है। एक बार मेरी मित्र की एक किताब नहीं मिल रही थी। उसे लगा कि वह चोरी हो गई है। उसने सब जगह ढूंढ लिया था। आखिर में मैंने उसे याद दिलाया कि किताब तो तुम ट्यूशन में ले गए थे, कहीं तुम उसे वहाँ तो नहीं छोड़ आए हो। तो इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। अब जरूरी नहीं आपको यही लिखना है, आप अपनी तरफ से भी आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते। तो आपको बताना है इसका, आप क्या करते अगर आप राजा होते। तो यदि मैं राजा के स्थान पर होता तो मैं उसे राज दरबार में बुलाकर पहले उसकी बुद्धिमानी को परखता, यानी कि मैं देखता कि वो सच में ही इंटेलिजेंट है या नहीं, और उसके अनुसार उसे भेंट में कुछ मुद्राएं देता। मुद्राएं यानी कि कुछ पैसे, सिक्के, जैसे सोने के सिक्के होते थे ना, वो देता। प्रश्न चौथा है, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिसके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। तो वो गुण बताने हैं। लड़का बहुत भोला भाला था। उसके मन में कलुष नहीं था, मतलब कोई कपट नहीं था, छल नहीं करता था किसी के साथ। वह साफ सरल हृदय का था, छल कपट उसमें नहीं था, इस कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट से नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे आपको ये चिन्ह सितारा सा बनाना है। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। प्रश्न पहला है, राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला। तो कैसे पता चला, वो एक लड़का था जो न्याय कर रहा था। क है इसमें लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर, लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा को सुनकर, तारीफ सुनकर, यानी कि लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर, मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर। तो लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ख। फिर है प्रश्न दूसरा, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ, किस बात से वो हैरान हो गया था। बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, वह स्वयं सिंहासन में कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, इसलिए उसको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। प्रश्न तीसरा है, लड़कों को ये खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि प्रतिदिन वे इसे ही खेलने लगे। तो क है इसमें, क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे। ख है क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। ग है क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा। यह घ है क्योंकि इस खेल में से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, क्योंकि यह खेल अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, इसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। प्रश्न चौथा है, राजा ने उपवास यानी कि व्रत और प्रायश्चित क्यों किया था। क है ताकि वे सिंहासन पर बैठने की योग्य बन सके। ख क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था। ग क्योंकि मूर्ति ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। या घ क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को कहा था। तो यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे दो, एक तो हो जाएगा क और ये हो जाएगा ख, क्योंकि उसे सिंहासन पर बैठने के योग्य बनना था और उसे अपने कर्मों पे किए हुए कामों पे पछतावा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पहला है,
सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया। ऐसा क्यों हुआ था कि सारे लड़के तो बैठ पा रहे थे लेकिन राजा ही नहीं बैठ पा रहा था? तो इसका आंसर देखो, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे भोले भाले बच्चे थे। उनके मन में किसी के प्रति कोई मैल नहीं था, साथ ही उनका हृदय कैसा था? निर्मल था। प्रश्न दूसरा है, क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो आपने देखा कि राजा कैसे प्रायश्चित कर रहा था ना, कि अगर उपवास रख रहा था, व्रत रख रहा था, तो इस सब करने के बाद आपको क्या लगता है कि उसे सिंहासन पर बैठना चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे, नहीं। राजा में प्रायश्चित करने के बाद भी अहंकार था, तो हम इसका आंसर लिख रहे हैं नहीं, उसे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए था क्योंकि उसके अंदर क्या था? घमंड था, अहंकार था। वे स्वयं को सबसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान मानता था। अगर वह योग्य होता तो चौथी मूर्ति सिंहासन लेकर आसमान में नहीं उड़ती। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? तो हमने पढ़ा ना स्टोरी में। तो देखो, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला किया। इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने लोगों से लड़के के न्याय और बुद्धि की चर्चा सुनी थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि एक लड़का है जो सिंहासन पर बैठता है, वो बहुत अच्छा न्याय करता है। ठीक है। प्रश्न चौथा देखते हैं, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई थी? तो चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में इसलिए उड़ गई थी क्योंकि राजा के भीतर प्रायश्चित करने के बाद भी अहंकार था। उसे लगता था कि उससे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है। प्रश्न पांचवा देखते हैं, इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों चुना। तो इस कहानी को आपको एक नया शीर्षक देना है, जो पाठ का नाम है वो आपने अपने अनुसार आप क्या दे सकते हैं वो बताना है, और आपने ये क्यों चुना वो भी बताना है। तो सच्चा न्यायकर्ता इस कहानी का एक अन्य शीर्षक हो सकता है, क्योंकि इस सिंहासन पर कोई भी सच्चा व्यक्ति ही बैठ सकता था जो भोला भाला हो, उसके मन में किसी के प्रति छल कपट ना हो। तो इस कहानी का एक शीर्षक तो हमने दिया है सच्चा न्यायकर्ता। अब जरूरी नहीं आपको यही देना है, आप अपनी मर्जी से भी कोई भी शीर्षक यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला है, कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती हैं, वे कहाँ जाती होंगी और वे क्या करती होंगी, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर देखो, वे मूर्तियां उड़कर आसमान में किसी दूसरी जगह में चली जाती होंगी, क्योंकि वे मूर्ति वहां भी उस सिंहासन के लिए एक सच्चा न्यायकर्ता, न्याय करने वाला व्यक्ति ढूंढती होंगी। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? तो आपको बताना है, अगर लास्ट में कहानी में राजा सिंहासन पर बैठ पाता तो क्या होता। यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो वह ठीक से न्याय नहीं कर पाता, क्योंकि प्रायश्चित के बाद भी उसमें काफी अधिक अहंकार था तथा वह स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान, बलवान और धनवान मान रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। अब नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, उसको आपको अच्छे से रीड करना है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए, आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही हो ना। अब इसी वाक्य को एक बार फिर से पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कुछ विशेष चिन्ह। तो यहाँ पे कुछ विशेष चिन्ह लगाए गए हैं। ऊपर वाले में जिस देख रहे हो इस तरीके के कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है। ना कोई कोमा है, ना पूर्ण विराम है। तो हमें इस तरीके के चिन्ह लगाने होते हैं। इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्यों में कहाँ ठहराव है और उनका क्या भाव है। तो इनसे पता लगता है हमें कहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, कहाँ पे पॉज लेना है, फिर पढ़ना है। ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, आपको वहाँ पे जहाँ पे विराम चिन्ह लगेंगे वहाँ पे लगाने हैं। जैसे कि मैंने रेड पेन से जहाँ पे विराम चिन्ह लगने थे वहाँ पे लगाया हुआ है। इनका मतलब ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना होता है। ठीक है। पूर्ण विराम का मतलब है कि ये लाइन यहाँ पे फिनिश है, खत्म है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो,
जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। ख है, राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन में कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे विराम चिन्ह लगाने और रीड करना है। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा है, तीसरी मूर्ति भी उड़ गई, इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न इसमें पूछा है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है। ये वाक्य है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है। अब आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। आपका वाक्य है, इसमें बतानी है आपको कि संज्ञा क्या है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में आपने पढ़ा होगा संज्ञा। तो यहाँ पे इस वाक्य में संज्ञा है मूर्ति। ठीक है, खा है, कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द की गुण या विशेषता को बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में विशेषण है तीसरी। ठीक है, इसके लिए आपको हिंदी ग्रामर में संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम ये सब आने चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें विशेषण शब्द पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। जैसे पहला है, एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। तो इसमें विशेषण शब्द जो होगा उसके नीचे आपको लाइन लगानी है। तो फर्स्ट इन्होंने करके दिया हुआ है, फर्स्ट में एक है विशेषण और यहाँ पे भी एक है। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो कि उनमें क्या गुण है, क्या खासियत है, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। ख है, उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो यहाँ पे देखो प्राचीन के नीचे अंडरलाइन है, ये एक विशेषण है। ऐतिहासिक विशेषण है, एक विशेषण, और लंबा चौड़ा यहाँ पे विशेषण है। ग है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इतनी छोटी, यहाँ पे ये विशेषण हो गया। घ है, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन था। यहाँ पे सुंदर क्या हो गया आपका विशेषण, नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। ड है, बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अच्छी खासी, ये क्या हो गया आपका विशेषण। प्रश्न चौथा है, आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सके। तो लिखिए। तो आपको अपनी विशेषताएं बतानी है कि आप में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिसके लिए आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। तो एक तो होना चाहिए सत्यवादी, कि हमेशा सच बोलना चाहिए। भोला भाला, कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, भोला भाला होना चाहिए। निर्मल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं करना। समझदार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, कि लोगों के प्रति आप में दयालु हो। ईर्ष्या न करने वाला, यानी कि किसी से चिढ़ना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है। बुद्धिमान, यानी कि इंटेलिजेंट भी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है पार्ट से आगे। प्रश्न पहला है इसमें, कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़े सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं, आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं, ये भी बताना है अब आपको। तो आपको बताना है कि जब आपको कोई समस्या होती है, कोई भी डिफिकल्टी होती है, तो आप किन के पास जाना पसंद करते हैं। दादा दादी, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, किसी का भी नाम यहाँ आप लिख सकते हैं। उन्हीं के पास आप क्यों जाते हैं, ये भी आपको बताना है। तो फर्स्ट का आंसर देखो, हम अपनी समस्या सुलझाने के लिए अपने माता पिता, दादा दादी के पास जाते हैं क्योंकि वे समस्या का समाधान तुरंत कर देते हैं और हम उनके निर्णय से संतुष्ट भी होते हैं। यानी कि हमें जो वो भी निर्णय बताते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, हम उससे क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अब जरूरी नहीं आपको यही आंसर लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो, आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया। तो अब आपको बताना है। तो सेकंड का आंसर देखो, हाँ, एक बार मेरे मित्र ने मेरे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था। वह मेरी ही पेंसिल को अपना बना रहा था और मुझे पूरी कक्षा में चोर चोर बोल रहा था। घर जाकर मैंने अपनी माँ को बताया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी और तुम्हें दूसरी पेंसिल खरीद कर दे दूंगी। तो इस तरीके से अब आपके साथ जो भी कोई घटना घटी हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आपको सेम यही आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपने जो कहानी पढ़ी
वह हमारे देश की सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। ठीक है, इस वाली पुस्तक पे ही आधारित है ये कहानी। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है, जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत रोचक है। तो आप सुन रहे हैं ना, तो ये बुक है पूरी एक, इसका नाम क्या है, सिंहासन बत्तीसी। अब आपको क्या करना है, पुस्तकालय में से एक यह पुस्तक खोजकर पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। अब आपको अपनी लाइब्रेरी में जाना है, स्कूल की लाइब्रेरी, उसमें ये वाली जो बुक है वो ढूंढना और उसको पढ़ना है। सेकेंड है, सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियां प्रचलित हैं, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि। इन्हें भी पुस्तकालय से ढूंढकर पढ़िए। अब और कुछ पुस्तकों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियां पढ़ सकते हैं, हितोपदेश पढ़ सकते हैं और जातक कथाएं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पता लगाकर कीजिए। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी, जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र दिए हुए हैं, उनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। तो देखते हैं नीचे, तो देखो ये वो चीजें दी हुई हैं। तो फर्स्ट पे यहाँ पे तो दी हुई है वस्तुएं, वर्णन है और यह है आपकी भाषा में उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है। सबसे पहले है चटाई। तो इसका क्या काम आती है, ये घास, बांस या प्लास्टिक से बनी होती है। इसे भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है। आपकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, तो या तो पटिया कहा जाता है या शीतल पट्टी। अगर आपकी भाषा में इसे कुछ और कहा जाता है तो आप यहाँ पे वो नाम लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है दरी। यह मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। यह उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में प्रयोग की जाती है, उपयोग की जाती है। तो इसको दूसरा नाम हम गलीचा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है मूड़ा। दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये बांस की छड़ियों और लकड़ी का बना होता है। ये बैठने के काम आता है। इसको आपकी भाषा में क्या कहा जाता है वो लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इसे मूड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, ये है चारपाई। यह रस्सियों से बनी होती है। यह रस्सियाँ प्लास्टिक, नारियल, जूट आदि की बनी होती हैं। यह लेटने बैठने आदि के काम आती है। इसको और नाम क्या दे सकते हैं, खाट या खटिया। नेक्स्ट है पीढ़ा। ये लकड़ी का बना होता है। ये बैठने के काम आता है। आमतौर पर ये घरों में खाना बनाने, खाना खाने, कपड़े धोने के समय में प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम पटरा चौकी भी है। आपकी भाषा में कुछ और कहा जाता है तो वो लिखना है। नेक्स्ट है टाटपट्टी। ये जूट की रस्सियों से बनी होती है। इसका इस्तेमाल सबको एक पंक्ति में यानी एक लाइन में बिठाने के लिए किया जाता है। इसको दरिया पट्टी भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब है बूझो तो जाने। कुछ पहेलियां यहाँ पे आपको दी हुई है, आपको इनका नाम बताना है। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की अलग अलग भाषाओं की विभिन्न पहेलियां। हो सकता है इनमें से कुछ को पढ़कर आपको लगे अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो आइए बूझते हैं ये रोचक पहेलियां। तो यहाँ पे कितनी पहेली दी हुई है आपको, 5 पहेली दी हुई है। ठीक है, पढ़ते हैं इसे। देखो, फर्स्ट है गौण पहेली। ना तो खाए ना तो पीवे, संग मां रेंगत है। इसका मतलब है ना तो ये खाती है ना पीती है, संग संग चलती है। तो ये क्या है, इसे कहते हैं छाया। ठीक है, हमारी जो शैडो होती है ना, परछाई, ये है। नेक्स्ट देखो, निमाड़ी पहेली। हरो माथड़ो लाल पेट, रस पी लेव भर भर पेट। तो हिंदी में इसको देखते हैं, हरे मटके का लाल पेट, रस पी लो भर भर पेट। क्या है, इसे कहते हैं, ये है तरबूज। ठीक है, तो आप अपने घर में भी ये पहेलियां अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मालवी पहेली। एक जानवर ऐसो जिसकी दुम पर पैसो। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, क्या होता है, वो है मोर। नेक्स्ट है बुंदेली पहेली। एक लकड़ी की ऐसी कहानी, ऊमे लुको है मीठो पानी। लुको यानी कि छुपा है। एक लकड़ी की ऐसी कहानी जिसमें छिपा है मीठा पानी। तो ये है आपका गन्ना। लकड़ी की तरह होता है ना, लंबा लंबा। इसमें कैसा पानी होता है, मीठा। आप गन्ने का जूस भी पीते हैं।
नेक्स्ट है बघेली पहेली। एक दिया सब तर उजियार, एक दीपक से चारों ओर उजियारा। क्या होता है? ये है हमारा सूर्य, सूरज, कुछ भी लिख सकते हैं आप नाम। ठीक है, तो ये पहेली हमने कर ली है। तो ये पहेली जो आपने अलग अलग भाषा में पढ़ी ना तो खाए ना तो पीवे, हिंदी में नहीं है प्रॉपर। यहाँ पे लिखा है ये गोंड पहेली है, यानी कि गोंड भाषा में है। ये निमाड़ी पहेली, निमाड़ी भाषा में है। मालवी पहेली, मालवी भाषा में है। बुंदेली पहेली, बुंदेली भाषा में है। और है बघेली। ये सारी क्या है? भाषाओं के नाम है। नेक्स्ट देखते हैं मेरा न्याय। अपनी कक्षा में किन्हीं 2 ऐसी समस्याओं को चुनिए जिन पर न्याय किया जाना है। फर्स्ट है, कक्षा को 2 समूहों में विभाजित कीजिए। अब आपको 2 ग्रुप बना लेने हैं क्लास में। दोनों समूह एक समस्या लेकर उस पर विचार करेंगे। तत्पश्चात दोनों समूह एक एक कर नाटक मंचन के द्वारा समस्या को सुलझाएंगे। तो 2 ग्रुप होंगे, दोनों के पास एक एक समस्या होनी चाहिए। कोई सी भी समस्या आप ले सकते हैं, उस पर आपको नाटक करना है। ठीक है, ग्रुप के बच्चे नाटक करेंगे और समस्या को सुलझाएंगे नाटक में। दर्शक समूह प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। तो जो भी देखेगा ना, प्रतिपुष्टि यानी कि उसको एनालाइज करेगा, उसके नंबर देगा कि किसने अच्छा नाटक करा है। तो यहाँ पे है क्रम संख्या। प्रतिपुष्टि के बिंदु हैं। फर्स्ट है प्रस्तुतिकरण, कैसे नाटक को आप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अंक दे सकते हैं, या तो आप जिसने अच्छा, जैसे 2 ग्रुप है ना, ग्रुप ए है ग्रुप बी है। मान लीजिए ग्रुप ए ने अच्छा करा है और आप उसको प्रस्तुतिकरण में 3 नंबर देना चाहते हैं, तो आप ऐसे आपको 2 बना लेना, एक ग्रुप ए की ग्रुप बी की। ठीक है, पात्र संवाद यानी कि जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है उनके संवाद कैसे हैं, किस तरीके से डायलॉग बोल रहे हैं। अच्छे बोल रहे हैं, मान लीजिए बहुत अच्छे डायलॉग बोले, आपने यहाँ पे 5 नंबर दे दिए। समस्या का समाधान, जो भी समस्या वो उन्होंने नाटक में दिखाई है उसका समस्या का समाधान उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करा, आपको बहुत अच्छा लगा, आप इसमें भी 5 दे सकते हैं। पात्रों का आत्मविश्वास, मान लीजिए आपको पात्रों में आत्मविश्वास नहीं दिखा, बिल्कुल 0 दिखा, अच्छा नहीं लगा आपको, तो आप इसमें 1 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं क्लास में। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर 3 है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।